हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी क्वेश्चन सीरीज ये आरंभ होने जा रही है। हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों प्रकार के क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में रहते हैं। तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य आपको व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों के ऊपर आपकी पकड़ होना बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, चलिए एक बार हम देख लेते हैं आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजनों में से कौन सा नहीं है। कि निम्न जो व्यंजन दिए गए इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। उसका हमें आंसर देना है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। चले, संयुक्त व्यंजन आपके समक्ष है, जल्दी जल्दी कमेंट करके सभी आंसर देंगे। संयुक्त व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं? 4। ये रोजाना की जो वर्ण होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं हमारे व्याकरण के, ये टॉपिक वाइज रखे जाते हैं। किसी दिन कोई एक टॉपिक उठा लिया जाता है, अगले दिन कोई दूसरा और अगले दिन कोई तीसरा टॉपिक हुआ करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इनका वो वर्ण से संबंधित है। सभी कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर देते रहेंगे। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं हिंदी में संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये 4 हुआ करती हैं। तो कौन नहीं है इसमें? नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, यानी अनुनासिक किसे कहते हैं, ये पूछा गया है कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है। जल्दी जल्दी बताएंगे, सभी आंसर देंगे कि बताइए अनुनासिक का संबंध किससे होता है। क्वेश्चन क्लियर समझ आ रहा है? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? संबंध शब्द है, का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक, अनुनासिक पूछा गया है हमसे। एक क्या होता है? अनुस्वार होता है और एक क्या होता है? अनुनासिक। अनुस्वार का केवल किससे होता है? नाक से। लेकिन अनुनासिक का किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से। आंसर हो जाएगा हमारा से। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्वेश्चन दिया जा रहा है कि बताओ निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, आपको आंसर देना है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। दोस्तों देखो, अल्प प्राण होते कौन से हैं मैं एक बार बता देती हूँ। हमारे पास प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार होते हैं। एक अल्प प्राण होता है और दूसरा क्या होता है हमारे पास? महाप्राण होता। हमेशा के लिए याद रख लिए, कुछ भी रटना नहीं है आपको। देखो, अ हमारी हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण है, तो इसके लिए प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आ जाता है। प्रत्येक वर्ग समझते हो, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। ये जो पांचों वर्ग है इनका जो पहला वर्ण होता है वो क्या होता है? आपका अल्प प्राण। फिर 1, 2, 3 पूरे पूरे वर्ण होते हैं, तो तीसरा भी, प्रत्येक वर्ग का तीसरा भी क्या हो जाता है? अल्प प्राण। 2 और मिला देते हैं 3 में तो क्या बन जाते हैं? 5 बन जाते हैं। यानी किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हमेशा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। उसके बाद देख लेते हैं, इनके साथ ही क्या आ जाते हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन भी आ जाते हैं। एक कहानी सुनाई थी मैंने एक दिन, यूट्यूब के ऊपर करवाया था एक क्लास, एक कहानी के माध्यम से। यहाँ पर देखो, जब 1, 3, 5 अल्प प्राण होते हैं तो महाप्राण के लिए क्या रह जाता है? 2 और 4। 2 और 4 क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है दोस्तों? आपका महाप्राण हुआ करता है। ध्यान दीजिएगा, इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 15। इनकी संख्या कितनी है? 10। तो हमेशा जो अंतस्थ होते हैं वो बहुमत के साथ रहते हैं। ध्यान देना, अंतस्थ जो वर्ण है वो इनके साथ आ जाते हैं। बाकी उसमें व्यंजन कहाँ चले जाते हैं? महाप्राण की तरफ। उसमें किसमें? महाप्राण की तरफ चले जाया करते हैं। देख लीजिएगा जल्दी से, इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो देखो, अ और आ स्वर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद क और ग। देखो, क किसी वर्ग का क्या है? पहला, और ग किसी वर्ग का क्या है? तीसरा। इधर देखो, थ कौन सा है? चौथा। ध कौन सा है? चौथा। फ कौन सा है? दूसरा। और भ कौन सा है? चौथा। तो हमने कहा कि अल्प प्राण या तो पहला होगा, तीसरा होगा या पांचवा होगा। तो पहला और तीसरा किसमें? बी में है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। दूसरा और चौथा क्या होते हैं? महाप्राण हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आया। अगला क्वेश्चन है कि अघोष, इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है, ये आपको आंसर देना है।
अल्प प्राण महाप्राण की तरह ही हमारे पास एक होता है अघोष। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर अघोष और दूसरे क्या होते हैं, घोष, जिनको हम क्या कहते हैं, सघोष भी इनको कहा जाता है, ध्यान देना। तो देखो दोस्तों, अघोष कौन से होते हैं, ए के लिए हम क्या ले लेते हैं, ए हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण है, तो ए के लिए हम क्या ले लें, एक ले लेते हैं। आगे दो वर्ण बच गए तो इसके लिए क्या ले लेते हैं, दो, यानी किसी वर्ग का पहला और दूसरा हमेशा क्या होता है, अघोष होता है। बच गया क्या, दूसरा बच गया क्या, कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अब की बार बहुमत इनके साथ में है ना, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, जहां बहुमत रहेगा वहीं पर स्वर रहेंगे, याद रख लेना, 11 के 11 स्वर। उसके बाद जहां स्वर रहते हैं वहीं पर कौन रहता है, अंतस्थ रहता है। बस उसमें में से है अपने परिवार को छोड़कर आ जाता है। ये सब क्या होते हैं, घोष या सघोष। और ये क्या होते हैं आपके अघोष। इनके साथ कौन कौन है, है का परिवार चला जाता है, स, श और स, ये इनके साथ आ जाते हैं। पूछा अघोष कौन से हैं, तो देखो अघोष स्वर हमारे नहीं होते। जय कौन सा है किसी वर्ग का, च, छ, ज तीसरा है ना, तो ये भी अघोष नहीं होता। है क्या है परिवार को छोड़कर चला गया था, घोष होता है, तो ये भी नहीं है। श देखो, स क्या होते हैं आपके, अघोष होते हैं। अघोष पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया और अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देते रहेंगे, आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन आंसर बड़े ध्यान से निकालना होता है इनका। बताओ कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। सभी जानते हो दोस्तों कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। ये जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, इन वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। संख्या कितनी, 25 होती है। कहां से कैसे लेकर कहां तक, मैं तक के होते हैं। कै वर्ग के पांचों वर्ग होते हैं, उनके 5-5 वर्ण होते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया और अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। इसमें से किसके अंदर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार जानते हो दोस्तों, किसी भी वर्ग का अनुस्वार, किसी भी वर्ग का जो पांचवा होता है, वर्ग के व्यंजन के साथ ये जब स्वर रहित लिखा जाता है तो ये अनुस्वार बन जाता है। तो देखो आंख, आंख के अंदर अनुनासिक आया है। भैंस, से का कोई पांचवा यहाँ पर नहीं है। और ये ए की मात्रा दे रहा है, ये भी क्या है आपका, ये भी अनुनासिक है आपका। गंगा शब्द को देखो, गंगा, गंगा शब्द का अगर हम खोलकर देखते हैं तो क्या बनता है, ये शब्द बनता है। और ये क्या है, ये अंग किस कै वर्ग का क्या होता है, पांचवा वर्ण होता है। कै वर्ग का पांचवा वर्ण है तो क्या बना हुआ है, ये अनुस्वार बना हुआ है। भेंट, भेंट भी क्या है आपका, ये भी क्या अनुनासिक है, केवल यह अनुस्वार आया है गंगा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आया, क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि क्या है। हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि बताओ। हिंदी जो शब्दकोश है इसकी प्रारंभिक ध्वनि क्या है। हिंदी शब्दकोश देखने का एक नियम होता है दोस्तों। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं, थोड़ा इधर कर लेते हैं, अभी दिखाई दे रहा है सभी को। कहा क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी शब्दकोश के क्रम का आरंभिक ध्वनि क्या है। हिंदी शब्दकोश देखने का एक नियम होता है। सबसे पहले क्या देखा जाता है, अनुस्वार देखा जाता है। अनुस्वार के बाद अनुनासिक देखा जाता है। उसके बाद क्या, विसर्ग देखे जाते हैं। विसर्ग के बाद क्या, स्वर देखे जाते हैं। स्वर के बाद क्या आपका व्यंजन देखने को मिलता है। तो एक हिंदी शब्दकोश देखने का एक नियम होता है। तो सबसे पहले कौन सी ध्वनि आ जाती है दोस्तों, कौन सी, अनुस्वार। और अनुस्वार ध्वनि को क्या कहते हैं, नासिक के कहा जाता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, क्वेश्चन है य लव किस वर्ग के व्यंजन हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके सभी आंसर देंगे। य लव किस वर्ग के व्यंजन हैं, किसके हैं, इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन या फिर इनको मध्यस्थ व्यंजन भी कहा जाता है या फिर इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान दोस्तों, ये जो घ है ये कै वर्ग का कौन सा चौथा है। और कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, कंठ हुआ करता है। तो घ का भी क्या हो जाएगा,
कंठ। कंठ किस किस का होता है, एक ट्रिक बताई थी जिस समय डिटेल से करवाया। जब कौन कौन से होते, एक शब्द था हमारा आ क है। आ का है एक शब्द होता है जिसमें जो आ होता है वो किससे बना होता है, ऐसे, यानी कि ए और आ दोनों स्वर। क वर्ग आपका, ये क क्या है, पूरा वर्ग है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, क्वेश्चन है कि ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, जल्दी जल्दी बताएं। नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ, तालव्य, बताएं जल्दी से ये क्या कहलाते हैं। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। आप जानते हो अगर हम ए की बनावट को देखें तो ए किससे बनता है दोस्तों, ये आपका ए प्लस ई से बना होता है। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपका तालु, यानी कि ए और आई का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ प्लस तालु। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डी, कंठ प्लस तालु। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से हैं। विकल्प है ए, आ, ई, उ या अंग अ है। अयोग वह कौन से कहलाते हैं, आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, डी। अयोग वह कौन से कहलाते हैं, अंग और अ है। और दोनों में से भी सही मायने में पूछा जाए तो अयोग वह क्या कहलाएगा, विसर्ग अयोग वह कहलाता है, क्योंकि ये तो किसी भी वर्ग का पांचवा हो जाता है ना, पांचवे का रूप धारण कर लेता है और किसी वर्ग का पांचवा क्या होता है, व्यंजन हुआ करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया और क्वेश्चन है कि श है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। सभी जानते हो दोस्तों क्या कहते हैं इनको, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संघर्षी भी कहा जाता है, संघर्षी भी इनको ही कहा जाता है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपका आया, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, यानी कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। आप जानते हो दंत में क्या आता है, तय वर्ग, और एक ही शब्द दिया जाता है आपको, क्या शब्द आपको दे दिया जाता है, तलस। तलस यानी पूरा तय वर्ग होता है, ये दंतीय होता है, लय दंतीय होता है और ये स हमारा क्या होता है, दंतीय होता है। तो देखो कौन सा दंतीय नहीं है ये पूछा है, यानी तय, तय, थ, द, ध, न, ये तो सब तय वर्ग के हैं और तय वर्ग पूरा क्या होता है, दंतीय। बच गया क्या, टय। टय वर्ग क्या होता है, मूर्धन्य हुआ करता है। अगला क्वेश्चन हमारा आया, क्वेश्चन है निम्न में से बताइए कि किस शब्द के में द्वित्व व्यंजन आया है। द्वित्व व्यंजन का प्रयोग कहाँ हुआ है ये हमें बताना है। सभी कमेंट करके बताएंगे द्वित्व। देखो दोस्तों द्वित्व का मतलब होता है दो का मेल, और दो के मेल से तीन कंडीशन हमारी हिंदी के अंदर बनती हैं। एक तो होते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त जो व्यंजन होते हैं चार हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो भी उनके अंदर भी दो का मेल होता है। जैसे हम इसकी बात करते हैं तो किससे बना होता है, ये हमारा क प्लस मूर्धन्य से बना हुआ होता है। एक स्वर रहित और एक स्वर सहित व्यंजन होता है और दोनों मिलकर एक ही बना देते हैं। जब दोनों वर्ण मिलकर एक ही वर्ण बना दें तो वो संयुक्त कहलाता है, ध्यान देना। लेकिन यहाँ भी दो का संयोग है। फिर दो का संयोग हमारे पास होता है द्वित्व में। द्वित्व व्यंजन में भी दो का संयोग होता है। द्वि का मतलब दो, त्वि का मतलब तत्व, यानी जब उसी के दोनों तत्व हों, एक ही वर्ण के दोनों तत्व होते हैं तो वो द्वित्व कहलाते हैं। जैसे हम कहें स और स के साथ यही से आ गया तो ये एक स्वर रहित और एक स्वर सहित दोनों एक ही व्यंजन हैं, दोनों एक ही हैं, तो फिर वो क्या कहलाएंगे, द्वित्व। एक बने नहीं है लेकिन एक के ही दो तत्व हैं तो क्या कहलाएंगे, द्वित्व। एक जैसे हम कह दें त्वय, त्वय को देखते हैं तो तय अलग है दोस्तों और वह यहाँ क्या है, अलग है। यहाँ पर न तो दोनों मिलकर एक बन रहे हैं कि इनको संयुक्त कह दे, न ही दोनों एक के तत्व हैं कि द्वित्व कह दे, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है वर्ण संयोग। इनको क्या कहा जाता है, वर्ण संयोग या व्यंजन गुच्छ के नाम से इनको जाना जाता है। पूछा था निम्न में से द्वित्व व्यंजन यानी एक के ही जिसमें दो तत्व हों, तो एक के ही दो तत्व किसमें दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली शब्द में। लय, एक स्वर रहित लय और एक स्वर सहित लय, दोनों ही लय हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आया। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है। यहाँ तक जो क्वेश्चन थे हमारे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन थे दोस्तों, व्याकरण वाले यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं क्लास को। चलिए अब साहित्य के क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। अब देखेंगे हम किसके साहित्य के क्वेश्चन। साहित्य में देखो दोस्तों, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग। कयामत का वर्णन किसमें किया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, किसमें किया? आखिरी कलाम में। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, बाबर की कयामत का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आया दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं, यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गिरियर्सन, फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा तुलसीदास के बारे में कि महात्मा बुद्ध के बाद सब उत्तर भारत के सबसे बड़े लोकनायक हैं? किसने कहा दोस्तों? आंसर हो जाएगा जॉर्ज गिरियर्सन। एक ट्रिक से आपको बहुत अच्छे से करवाया गया था। यह जॉर्ज अंग्रेज था, जब भारत से भगाया गया तो हमारे चरणों में गिरने लगा, और जब चरणों में गिरना मतलब आदिकाल को चारण काल कहा, और जब चरणों में गिरकर उठा तो कहा कि तुलसी के बराबर बुद्ध को छोड़कर कोई लोकनायक नहीं है ना। तो फिर क्या कह दिया जॉर्ज गिरियर्सन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया। क्वेश्चन है कि इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? तुलसीदास ने 12 रचनाएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है, और इनमें से 6 तो आपकी ब्रज भाषा की हैं और 6 किसकी हैं? अवधी भाषा की हैं। 6 अवधी की हैं और 6 किसकी हैं? ब्रज भाषा की हैं। क्वेश्चन पूछा कि तुलसीदास की रचना अवधी की नहीं है, कौन सी रचना इसमें से अवधि की नहीं है? तो किसी एक को ट्रिक से याद कर लो, चाहे ब्रज को कर लो चाहे अवधि को। एक याद होगी तो बची हुई बाकी दूसरी की हो जाएंगी। देखो अवधि भाषा की एक ट्रिक आती है दोस्तों, अवधि भाषा की ट्रिक आती है कि माँ जानकी ने, यानी जानकी मंगल, माँ जानकी ने राम लला से माने राम से रामाज्ञा प्रश्न पूछे। राम से क्या पूछे? रामाज्ञा प्रश्न पूछे, और कहा कि अपने नाम पर रामचरितमानस लिखवाते हो, यानी रामचरितमानस लिखवाकर बड़े बन जाते हो, यानी बैर व रामायण, रहते हो किसके चक्कर में? पार्वती के चक्कर में, यानी पार्वती मंगल। पुनः ध्यान देना, माँ जानकी यानी जानकी मंगल, जानकी रामलला से रामाज्ञा प्रश्न पूछती है, कहती है अपने नाम पर रामचरितमानस लिखवाते हो, बड़े बनते हो, लेकिन रहते हो पार्वती के चक्कर में। यानी ये सारी रचनाएं किसकी हैं? हमारी अवधी भाषा की हैं, बची हुई क्या हो जाएंगी? ब्रज भाषा की। तो देख लेते हैं कौन सी भाषा कहा कि अवधी की नहीं है। रामचरितमानस है, माँ जानकी कहती है, जानकी मंगल भी है कि क्या पूछती है? किससे? रामलला से। रामलला भी है ना, रामलला नेछु भी है और रामाज्ञा प्रसन्न भी है। क्या नहीं है? कवितावली। कवितावली के अंदर जहां बनारस की महामारी का वर्णन है, किससे संबंधित है? ब्रज भाषा से। अगला क्वेश्चन हमारा आया कि विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? विनय पत्रिका में काशी को किसका रूपक बताया गया है? कामधेनु, वृक्ष, वन या सूर्य? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? कामधेनु। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधित की कल्पना की गई है? ये पंक्तियां यहाँ पर दोस्तों नहीं दी गई हैं। पंक्तियां कौन सी है मैं बोल देती हूँ। एक प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जिनको आपने सुना होगा, और वो पंक्तियां हमारी होती हैं, बावरो रावरो नाही भवानी, दानी बड़ो देत दिए बिन वेद पढ़ाई भानी। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसने किसके बारे में कहा था? तो ध्यान दे लेना, ये ब्रह्मा के द्वारा किसको कही गई थी? ये ब्रह्मा के द्वारा पार्वती को कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, सभी जानते हो। विनय पत्रिका की कौन सी है? ये अवधी में तो कहीं आई नहीं, और अवधी की ट्रिक में नहीं आई, तो फिर किसकी बच गई? ये ब्रज भाषा की। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया कि अगुनी सगुनी नहीं कुछ भेदा, अगुनी सगुनी नहीं कुछ कछु भेदा, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा। ये पंक्ति किसकी है?
तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जायसी की, मंझन की या कबीरदास की? ये किसकी पंक्तियां हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। किसकी हैं जानते हो? किसकी हैं? तुलसीदास की रामचरितमानस से ली गई हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहलाया है कि तुलसीदास ने राम के मुख से ही ऐसा कहलाया कि अगुण ही सगुनी नहु कछु भेदा, कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन हमारा आया, साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है। किसने साहित्य को सुरसरी सम कहा है? गंगा के समान सबका हित करने वाला कहा है। आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास ने। जानते हो गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा था वो उसकी जो मेन उद्देश्य था लिखने का, वो क्या था? स्वायंत सुखी था, यानी कि सभी क्या रहे सुख रहे, सभी का अंत सुख हो, तो स्वांत सुखी माना जाता है, यानी लोक मंगल की भावना से ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, बैरवे रामायण के नामकरण का आधार क्या है? बैरवे रामायण के नामकरण का आधार क्या था? ध्यान दे लेना। यानी इस रचना का नाम बैरवे रामायण क्यों पड़ा? क्योंकि ये बैरवे छंद में लिखी गई थी। बैरवे छंद में लिखित जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? बैरवे रामायण। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले कौन हैं? तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा? लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा? लोकनायक कहा। अगला क्वेश्चन है, रामलला नहचु रचना की शैली कैसी है? रामलला नहचु रचना की शैली बतानी है दोस्तों आपको। अवधि लोक गीतों की है, 56 छनद विशिष्ट है, सवैया प्रधान है या सतसई व्रत है? कैसी शैली है इनकी जानते हो? अवधि लोक गीत की शैली है। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है, इनमें कुल 270 पद हैं। इनमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, इसकी गणना आत्मनिवेदन गीति काव्य में की गई है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जो विनय पत्रिका है ये क्या है? ये आत्मनिवेदन गीति काव्य सही है। ये ब्रज भाषा में लिखी, ये भी सही है। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना, ये भी सही है। लेकिन क्या सही नहीं है कि इसमें कुल 270 पद हैं। 270 नहीं है, 200 क्या है? 79 पद हैं इसमें। ध्यान देना, 270 नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा, अवधि एवं ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? आप जानते हो भक्ति काल के कौन से कवि जिन्होंने अवधि और ब्रज दोनों में रचना की है? कौन? गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल की कथा कौन से क्षेत्र की कथा है? मैला आंचल जो उपन्यास है उसकी कथा कौन सी क्षेत्र की कथा है? रांची के निचले क्षेत्र की, पटना के समीप गांव की, कोसी नदी के तटीय क्षेत्र की या बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की? सभी जानते हो। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की। जिसको नहीं भी याद है तो याद रख लेना, मैला से मेरीगंज, मैला से क्या? मेरीगंज याद रख लेना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? मैला आंचल में किसका चित्रण हुआ है? आंसर हो जाएगा हमारा ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का चित्रण मैला आंचल में किया गया है, जो पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प बताओ। उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान वाक्यों में बांटा जा सकता है। उपन्यास का जो कथानक होता है उसको 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 प्रधान भाग बनाए जाते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे। विकल्प आपके समक्ष हैं, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग। देखो, सबसे पहले इसमें आरंभ होता है या जिसको प्रस्तावना कह सकते हैं। फिर इसके मध्य भाग को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। और अंतिम इसके क्या होती है? समाप्ति होती है। यानी परिणाम क्या होता है? परिणाम के साथ ही ये समाप्त हो जाता है। तो जो उपन्यास होते हैं उसकी कथा वस्तु को 3 प्रधान वाक्यों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी सभी कमेंट करके आंसर देंगे। नीला चांद उपन्यास के लेखक है रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं?
जल्दी बताएं। नीला चांद, है ना। अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, किसकी है? इनमें से कोई नहीं, किसकी है? शिव प्रसाद की, शिव प्रसाद, शिव प्रसाद सिंह की है क्या? कि उपन्यास है नीला चांद है, अलग अलग वैतरणी है, गली आगे मुड़ती है, ये सभी किसकी हैं? होंगी शिव। और एक अच्छी सी ट्रिक से याद किया था दोस्तों, याद करो, शिव का प्रसाद लेकर गली गली वितरण करने के लिए जाता है, जहां पर क्या दिखता है? नीला चांद दिख जाता है। तो ट्रिक से किया था, याद आया। अगला क्वेश्चन है कि नौकर की कमीज के लेखक कौन है? नौकर की कमीज के लेखक कौन है? असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल या मृदुला गर्ग? बताएं, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? विनोद कुमार शुक्ल का है ये, विनोद कुमार शुक्ल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आया कि पदात्मक भावभूति पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? किसने की बताओ? कि श्यामा स्वप्न, श्यामा के स्वप्न में कौन खोए रहते थे? कौन खोए रहते थे? ठाकुर जगमोहन सिंह। आंसर क्या आ जाएगा? ठाकुर। आपने देखा होगा जब इनकी कविताएं कर रहे थे तो कर रहे थे कि ठाकुर लोगों के तीन ही ठिकाने, इनकी तीन ही प्रेम संपत्तियां होती हैं। कौन कौन सी? प्रेम सरोजनी, और कौन सी? देवयानी होती है, और प्रेम संपत्ति लता होती है। और ये जब उपन्यास लिखते हैं तो हमेशा किसके? श्याम सरोजनी यानी श्यामा के ही स्वप्न में खोए रहते हैं। तीनों में से भी उपन्यास लिखते समय श्यामा के ही स्वप्न में खोए रहते हैं। कौन? ठाकुर। तो ठाकुर जगमोहन सिंह। दोस्तों आज इतना ही करते हैं, बाकी आगे कल बढ़ते हैं। कल इसके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।